हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म डेड माइन यानी कि मौत की खदान के बारे में। इस फिल्म में एक अद्भुत कहानी को दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत समुद्री डाकुओं से शुरू होती है। उन्होंने अभी अभी एक लड़ाई जीती है और छुट्टी ले रहे हैं। एक समुद्री डाकू निजी पल के लिए कुछ पेड़ों के पीछे जाता है और वहाँ उसे जमीन पर एक अच्छा दिखने वाला धातु का मुखौटा मिलता है। उत्सुकतावश वह जमीन में एक अंधेरे छेद का पीछा करता है, लेकिन जमीन रास्ता छोड़ देती है और उसे पूरा निगल लेती है। अचानक हम वारेन नाम के एक अमीर आदमी के पास पहुँचे। हालांकि वह समुद्री डाकू जहाज पर नहीं है, वह अपनी प्रेमिका और एक वैज्ञानिक के साथ एक द्वीप पर साहसिक यात्रा पर है। उनकी रक्षा करने वाले सख्त लोगों की एक पूरी टीम है, जिसका नेतृत्व टीनो नामक कप्तान करता है। वहाँ स्टैनली नाम का एक इंजीनियर भी है जो पहले सेना के लिए काम करता था, लेकिन अब टीनो की टीम की मदद करता है। यह समूह द्वीप पर एक गुप्त सैन्य छिपने की जगह का पता लगाने के मिशन पर है। अपने साहसिक कार्य के दौरान समूह को चीखें सुनाई देती हैं। यह सिर्फ एक आदमी द्वारा किया गया मजाक है, लेकिन वॉरेन अपनी टीम के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण नेता टीनो पर क्रोधित हो जाता है। वॉरेन और वैज्ञानिक री चीजों की जांच करने के लिए एक गुफा में जाते हैं। री को लगता है कि वे जो खोज रहे हैं उसके करीब हैं। बाहर स्टेनली इंजीनियर आदमी टीनो से पूछता है कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं, लेकिन टीनो कहता है कि वह भी नहीं जानता है। वे चलते रहते हैं और एक पुरानी खदान का प्रवेश द्वार ढूंढते हैं। री को लगता है कि यह डच हुआ करता था, लेकिन युद्ध के दौरान जापानियों ने इस पर कब्जा कर लिया। वॉरेन का अनुमान है कि खदान को एक गुप्त सैन्य छिपने की जगह में बदल दिया गया था, जैसा कि वे खोजना चाहते थे। अंदर जाने से पहले स्टैनली कहते हैं कि उन्हें पहले इसकी जांच करनी होगी, क्योंकि हाल ही में भूकंप आए थे। वह खदान का निरीक्षण करना शुरू कर देता है, जबकि बाकी सभी लोग इंतजार करते हैं। स्टैनली फिर री से पूछती है कि वह वॉरेन के साथ क्यों है, लेकिन उसने इसे गुप्त रखते हुए कहा कि वह अपनी जांच कर रही है। समुद्री डाकुओं का एक झुंड समूह पर हमला करता है और उन पर गोलीबारी करता है। वे सभी छिपने के लिए खदान में घुस गए। भले ही इंजीनियर स्टेनली ने इसकी जांच पूरी नहीं की है। सबसे ताकतवर लोगों में से एक एरियो आखिर में अंदर आता है, लेकिन अपने पीछे फेंका गया ग्रेनेड नहीं देख पाता। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जब वे जागे तो एरियो को बहुत चोट लगी थी। स्टैनली बताते हैं कि विस्फोट से प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया है। वे फंस गए हैं। वे जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते। खौफनाक पुरानी खदान में गहराई तक जाना ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन स्टैनली को कोई अंदाजा नहीं है कि बाहर निकलने का कोई और रास्ता है भी या नहीं। खदान के अंदर हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। समूह का तर्क है कि क्या समुद्री डाकू बस संयोगवश थे, या क्या वॉरेन कुछ छिपा रहा था जिससे समस्या उत्पन्न हुई। वे वॉरेन पर यह बताने के लिए दबाव डालते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। पहले तो वॉरेन इसे टालता है, लेकिन जब वे उसे धमकाते हैं तो वह सब कुछ उगल देता है। जाहिर है वॉरेन और वैज्ञानिक री को कुछ सुराग मिले जो उन्हें यहाँ तक ले गए। वे सिर्फ खोज नहीं कर रहे हैं, वे एक जापानी कमांडर द्वारा छोड़े गए लाखों के छिपे हुए खजाने की तलाश कर रहे हैं। स्टैनली को विश्वास नहीं है कि कोई खजाना है, लेकिन वॉरेन का कहना है कि यह असली है। उनकी कलह को नेता टीनो द्वारा बाधित किया जाता है, जो उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें पहले खदान से भागने की जरूरत है। जैसे जैसे वे गहराई में चलते हैं, चीजें अजीब होती जाती हैं। लाइटें अचानक जलती हैं और एक पुराना युद्ध गीत खदान से गूंजता है। यह डरावना है, खासकर जब से उन्हें लगा कि यह जगह छोड़ दी गई है। लेकिन स्टैनली को इसमें एक अच्छा संकेत दिखता है। शायद इसका मतलब है कि कोई रास्ता है। वे आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें एक अजीब कमरा मिलता है जिसमें बोतलें, अजीब सूट और डरावनी पुरानी तस्वीरें होती हैं। इसकी जांच करते समय वॉरेन और री को दीवार पर एक नक्शा दिखाई देता है। अचानक एक व्यक्ति के पीछे गैस मास्क में एक आकृति दिखाई देती है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो गायब हो जाता है। इस खौफनाक खदान में क्या चल रहा है? कमरे में उन्हें जो नक्शा मिला उसमें निशान है, जिससे वॉरेन को लगता है कि यह जापानी कमांडर और उसके खजाने से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्टैनली आश्वस्त नहीं है और वॉरेन पर और अधिक उत्तरों के लिए दबाव डालता है। तभी री ने एक बम गिराया। इन खदानों का उपयोग एक बार यूनिट 731 नामक एक भयानक समूह द्वारा किया गया था, जो लोगों पर भयानक प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। समूह इस खतरनाक जगह के बारे में न बताने के लिए वॉरेन से नाराज है। वॉरेन का कहना है कि वह भी नहीं जानता था, चूँकि उनके पास एक घायल व्यक्ति है। नेता कैप्टन टीनो अलग होने का फैसला करते हैं।
कुछ लोग आहत व्यक्ति के साथ रहेंगे जबकि अन्य बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। लेकिन वॉरेन और उसकी प्रेमिका चिंतित हैं कि खजाना पहले दूसरों को मिल सकता है, इसलिए वे कप्तान के साथ जाने पर जोर देते हैं। अंत में कैप्टन टीनो, पापा स्नेक नाम का एक सख्त आदमी, वॉरेन और उसकी प्रेमिका बाहर निकलने का रास्ता तलाशने के लिए खदान में गहराई तक चले जाते हैं, जबकि इंजीनियर स्टेनली, जोको नाम का एक अन्य लड़का और वैज्ञानिक री घायल एरियो के साथ पीछे रह जाते हैं। वॉरेन के समूह को पिंजरों वाला एक कमरा मिला। ऐसा लगता है जैसे वे अकेले यहाँ फंसे नहीं थे। उन्हें एक हेलमेट भी मिला जो एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक का था, जो युद्धबंदियों की ओर इशारा करता है। घायल आदमी के साथ वापस एरियो ने एक शोर सुना और देखा कि जमीन खुली हुई है। इससे पहले कि वह मदद के लिए चिल्ला सके, एक खौफनाक हाथ उसे पकड़ लेता है और गड्ढे में खींच लेता है। अन्य लोग एक उत्परिवर्ती प्राणी को गायब होने से पहले देखते हैं। स्टैनली री पर चिल्लाता है, जानना चाहता है कि वह चीज क्या थी, लेकिन वह भी उसकी तरह ही डरी हुई और भ्रमित है। समय बर्बाद न करते हुए वे प्राणी का पीछा करने के लिए छेद से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। एरियो मर चुका है, उसका शरीर क्षत-विक्षत है। स्टैनली री को सांत्वना देने की कोशिश करता है और वे आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक स्टैनली पर उस गैस मास्क आकृति द्वारा हमला किया जाता है जिसे हमने पहले देखा था। इस बीच समूह का एक अन्य सदस्य, जोको, अपने दोस्तों की तलाश कर रहा है। उसे फिल्म की शुरुआत से समुद्री डाकू के शरीर सहित कंकालों से भरा एक कमरा मिलता है। फिर इससे भी बदतर उत्परिवर्ती जीव प्रकट होते हैं और उस पर हमला करते हैं। वह एक को गोली मारने में सफल हो जाता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे हैं। एक उसके सिर पर वार करता है और उसकी बंदूक चुरा लेता है। फिर दूसरा उसकी आंखों पर हमला करता है। जोको अब अच्छी तरह से नहीं देख सकता है, लेकिन म्यूटेंट के खिलाफ लड़ता है, लेकिन वे बहुत सारे हैं। उसके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और दुख की बात है कि वह प्राणियों द्वारा मारा जाता है। इस बीच वॉरेन का समूह जापानियों द्वारा छोड़े गए डरावने मेडिकल नोटों को देख रहा है। अचानक उन्हें किसी की चीख सुनाई दी। वे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है और वे फंस गए हैं। स्टैनली और री के साथ वे गैस मास्क की आकृति में कैद हो जाते हैं, जो वास्तव में एक बहुत बूढ़ा जापानी सैनिक है। वह सोचता है कि वे युद्धबंदी हैं और री से जापानी भाषा में बात करते हैं। स्टैनली के लिए री का अनुवाद है। सैनिक को पता नहीं है कि युद्ध समाप्त हो गया है। बातचीत के बाद स्टैनली मौका देखता है और अपनी तलवार लेकर सैनिक पर हमला कर देता है। वह नकाब उतारता है और एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति को प्रकट करता है। री सैनिक को अपने टैबलेट पर 1945 में जापान के आत्मसमर्पण का एक वीडियो दिखाती है। यह खबर सैनिक को नष्ट कर देती है, जो जापानी ध्वज में लिपटे एक शव के पास उदास होकर घुटने टेक देता है। वॉरेन के समूह के साथ चीजें भी खराब हो जाती हैं। एक उत्परिवर्ती प्राणी वॉरेन पर हमला करता है और कंधे में चाकू मार देता है। कप्तान उस पर गोली चलाता है, लेकिन प्राणी टस से मस भी नहीं होता। इसके बजाय यह कप्तान के पीछे जाता है, लेकिन सौभाग्य से पापा स्नेक दिन बचाने के लिए वहाँ मौजूद हैं। वह एक धातु की छड़ पकड़ लेता है और उत्परिवर्ती को मार देता है। मृत प्राणी को देखते हुए वॉरेन की नजर एक जापानी शिलालेख पर पड़ी। वह इसका अनुवाद करता है और एक भयावह सच्चाई उजागर करता है। यह उत्परिवर्ती एक ऑस्ट्रेलियाई युद्ध बंदी हुआ करता था। इस बीच बूढ़ा जापानी सैनिक स्टेनली और री को अपनी कहानी बता रहा है। उन्हें और उनके दोस्त को खदान की रक्षा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 1945 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो कोई भी उन्हें लेने नहीं आया। वे फंस गए। सिपाही ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी क्योंकि वह सिर्फ आत्मसमर्पण कर घर जाना चाहता था। वह म्यूटेंट के बारे में भी बताते हैं। वे उनसे पहले युद्ध के कैदी थे। जापानी सैनिकों द्वारा उन पर तब तक प्रयोग किया गया जब तक वे राक्षसों में नहीं बदल गए। फिर सैनिकों ने लंबे समय तक जीवित रहने और मजबूत होने की उम्मीद में खुद पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ अजीब तरल पदार्थ इंजेक्ट किया, लेकिन वह विफल रहा। वॉरेन के समूह के साथ उन्हें एक भयानक दृश्य मिला। एक मृत शरीर, स्पष्ट रूप से प्रयोगों का शिकार। इसके अंदरूनी हिस्से उजागर होते हैं। फिर वॉरेन को अजीब तरल पदार्थ और कुछ सोने के टुकड़ों के साथ एक सिरिंज मिलती है। उनका अनुमान है कि यह वह खजाना है जिसे जापानी कमांडर छिपा रहा था, उनके भयानक प्रयोगों का बचा हुआ हिस्सा। जबकि कैप्टन और पापा स्नेक बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, वॉरेन अपनी प्रेमिका से बात करता है। उसे आश्चर्य होता है कि प्रयोग द्रव्य में सोना क्यों मिलाया गया।
वॉरेन का अनुमान है कि तरल के साथ मिश्रित सोने के टुकड़े हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए किसी प्रकार की प्राचीन औषधि है। जापानी कमांडर एक खजाने की तलाश में था। भले ही उन्हें सोने की छड़े या गहने नहीं मिले, लेकिन उसकी प्रेमिका को लगता है कि अजीब तरल वाली सिरिंज और भी अधिक मूल्यवान हो सकती है। वॉरेन सहमत हो जाता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे दे देता है। अचानक कैप्टन और पापा स्नेक उस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके पीछे वे फंसे हुए थे। लेकिन उन्हें जो मिला वह और भी बुरा है। समुराई योद्धाओं से भरा एक कमरा जो जीवित नहीं है लेकिन पूरी तरह से मृत भी नहीं है, जीवित हो उठता है और हमला करता है। गोलियां भी उन्हें धीमा नहीं करती। कैप्टन वॉरेन और उसकी प्रेमिका को भागने के लिए कहता है, जबकि वह और पापा स्नेक उन्हें रोकते हैं। अफसोस की बात है कि समुराई योद्धाओं से अभिभूत पापा स्नेक ऐसा नहीं कर पाते। कप्तान के साथ वॉरेन और उसकी प्रेमिका खदान की गहराई में भाग गए। अंततः उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके दोस्त जोको की मौत हो गई थी। टीम को उनके दोस्त जोको का शव मिला। इससे पहले कि उनके पास शोक मनाने का एक क्षण हो, एक और उत्परिवर्ती वॉरेन पर हमला करता है। कैप्टन इसे हड्डी के टुकड़े से मारने में सफल हो जाता है। वे आगे बढ़ते रहते हैं, अंततः उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां स्टेनली, री और बूढ़ा सैनिक हैं। स्टैनली की एक योजना है। उत्परिवर्ती जीव भोजन की तलाश के लिए कभी कभी खदान छोड़ देते हैं। वे भागने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वॉरेन इस उत्परिवर्ती हमले से बुरी तरह घायल हो गया है। सुलिंग, उसकी प्रेमिका, उसे बचाने की उम्मीद में उसे पहले मिले अजीब तरल का इंजेक्शन लगाती है। अचानक समुराई योद्धा पकड़ लेते हैं। बूढ़े सिपाही को छोड़कर सभी भाग जाते हैं। दुख की बात है कि वह घुटने टेक देता है और समुराई योद्धाओं को उसे मारने देता है। हम एक भयावह मोड़ भी देखते हैं। समुराई योद्धाओं में से एक ने एक उत्परिवर्ती प्राणी को मुक्त कर दिया है और ऐसा लगता है कि वे अब एक साथ काम कर रहे हैं। समूह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां से बाहर निकलने जैसा प्रतीत होता है, लेकिन दो और उत्परिवर्ती हमला करते हैं। एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। सुलिंग एक दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और कमजोर वॉरेन को अंदर धकेल देता है और बाकी लोगों के लिए दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वे अपने जीवन के लिए लड़ने लगते हैं। सुलिंग को खदान से बाहर जाने वाली एक सुरंग मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वह बच पाती, वॉरेन, जो अजीब तरल से पागल हो गया है, उसे मार देता है। सुलिंग के चले जाने और समुराई योद्धाओं और म्यूटेंट के बंद होने से स्टेनली, री और कप्तान फंस गए हैं। लेकिन री को एक सीवर नाली मिल जाती है और वे पानी की सुरंग में उतर जाते हैं। हालांकि समय समाप्त हो रहा है और कप्तान स्टेनली और री को उसके बिना आगे बढ़ने के लिए कहता है ताकि वह दुश्मनों को रोक सके। स्टैनली और री पानी में गिर जाते हैं और री को पानी के नीचे से निकलने वाली एक सुरंग दिखाई देती है। वह पहले अंदर जाती है, लेकिन स्टैनली के बाद एक इंपीरियल गार्ड कूदता है। री सुरंग से बाहर तैरती है और झील की सतह पर पहुंचती है, लेकिन वहां एक और रक्षक मौजूद होता है जो कुछ भी उसने झेला है उससे कमजोर होकर री वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उस पर हावी हो जाता है। फिल्म का अंत गार्ड द्वारा री को मारने के लिए अपनी तलवार उठाने के साथ होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।